Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching Executive Coaching Center's online session. Students, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसने एक रेवोल्यूशनाइज्ड टाइप का इफेक्ट दिया। प्रिवलेंट जो बिलीफ्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे और जो थॉट्स थी। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक नए दौर का आगाज होता है, एक नए इंडस्ट्रियलाइज दौर का आगाज होता है, नए फैशन का आगाज होता है, नए ट्रेंड का आगाज होता है। रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, कोल्ड वॉर एरा में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सरफेस होते हैं जो फिर 1970s के बाद इंटरनेशनल रिलेशन का हिस्सा बनते हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स बहुत क्रिटिकल हैं टुवर्ड्स न्यू रियलिज्म, टुवर्ड्स न्यू लिबरलिज्म। एंड व्हाट आर दोज कॉन्सेप्ट्स? वो कॉन्सेप्ट्स डीकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स एंटी फाउंडेशनलिस्ट की कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कॉन्सेप्ट्स ये कहते हैं कि जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, जितना भी नॉलेज हमारे पास मौजूद है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो आर्ट में है, चाहे वो कल्चर में है, चाहे तामीरात में है, आर्किटेक्ट में है, इंजीनियरिंग में है, डेवलपमेंट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में है, नॉलेज की किसी भी फॉर्म को देख लें, किसी भी कल्चर को देख लें, किसी भी अंदाज को देख लें, इनका कहना यह है कि ये सब अब वेग हो चुका है, पुराना हो चुका है, और ये ऐसा ही है जैसे कि हम किसी बॉक्स के अंदर बैठे अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं और उसी को दुनिया समझ रहे हैं। इनका कहना यह है कि दुनिया बाहर भी है और उस बॉक्स से बाहर आकर के देखें। इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़ना थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट समझा जाता है, क्योंकि ये बेसिकली क्रिटिक है एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल रिलेशन की थियरीज के ऊपर और इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। बट पोस्ट मॉडर्निज्म को हम साइंस में देखते हैं, आर्ट में देखते हैं, फैशन में देखते हैं, आर्किटेक्ट में देखते हैं, डिजाइन में देखते हैं, कल्चर में देखते हैं। और बहुत सिंपल है पोस्ट मॉडर्निज्म को अंडरस्टैंड करना कि ये मॉडर्निज्म से अगला एरा है। कि जब दुनिया ने मॉडर्निज्म देख लिया, इंडस्ट्री देख ली, ग्रूमिंग देख ली, ग्रोथ देख ली, डेवलपमेंट देख ली, तो अब उससे आगे की बात है और उसको कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। आज के लेक्चर का कंटेंट देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले कंटेंट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और क्रिटिसिज्म। लेकिन आज का जो हमारा कंटेंट है, इसके इंट्रोडक्शन में द जनरल परसेप्शन अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म एंड IR's कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, इनको हम अलग अलग अंडरस्टैंड करेंगे ताकि IR के स्टूडेंट्स जब इंटरनेट पे सर्च करें, डिफरेंट बुक्स को रिव्यू करें, तो उनको इस चीज की समझ आए कि पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दुनिया की हर फील्ड ऑफ वॉक में है, हर फील्ड ऑफ लाइफ में है, हर वॉक ऑफ लाइफ में है, हर एक एस्पेक्ट में पोस्ट मॉडर्निज्म एग्जिस्ट करता है। और ये एक आइडिया है जो बियॉन्ड मॉडर्निज्म सोचते हैं। इन रियल टर्म्स पोस्ट मॉडर्निज्म एज ए थियरी तो सरफेस नहीं हुई थी, बट चूंकि ये एंटीथेसिस है मॉडर्निज्म का और रिबट करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को, तो इसलिए दुनिया में इसको पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से ज्यादा जाना जाने लगा। और इसको ज्यादा आप समझ लें कि जो IR में भी प्लेस मिली है वो इसके कॉन्सेप्ट्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड के वजह से इसको मिली है। स्टूडेंट्स देखते हैं इन जनरल परसेप्शन व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। वो कहता है द पोस्ट मॉडर्न अप्रोच चैलेंजेस द डोमिनेंट assumption of how we work in the world, how we live in the world, how we perceive in the world। हम जब दुनिया में रहते हैं, दुनिया में काम करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, उस सोच, उस काम और उस अमल के ऊपर सोचा। जिस तरह के हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा था कि जब कोई थ्योरिस्ट सोचता है, कोई थ्योरी सरफेस करता है, तो उसके सोचने के जाविये होते हैं, अप्रोच होती है उसकी, और वो अप्रोच डिपेंडेंट होती है ऑन्टोलॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल ग्राउंड। यानी जिस चीज के बारे में वो बात करने लगा है उसकी एग्जिस्टेंस क्या है और उसके बारे में एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, और क्या उसकी एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टिंग नॉलेज जैसा कि उसको बताया गया है वो उसको उस तरह से लेता है या वो उसको खुद मीनिंग देता है। अगर तो वो एज इट इज उसको पिक करता है तो उसको हम फाउंडेशनलिस्ट अप्रोच भी कहेंगे, पॉजिटिविस्ट अप्रोच भी कहेंगे। लेकिन अगर वो थिंकर, वो थियरी सरफेस करने वाला, उस एग्जिस्टिंग नॉलेज और उस नॉलेज की एग्जिस्टेंस या उस इवेंट से रिलेटेड जो नॉलेज एग्जिस्ट करता है या वो जो चीज एग्जिस्ट करती है उसको खुद मीनिंग देता है, उसकी खुद इंटरप्रिटेशन करता है, उसका खुद एनालिसिस करता है, तो इसको हम पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहते हैं।
इसको हम एंटी फाउंडेशनलिस्ट अप्रोच कहते हैं। यही है वो एरा जो पोस्ट मॉडर्निज्म का एरा भी कहलाता है। और इस वजह से हम देखते हैं दुनिया में बहुत सी चीज़ों को क्रिटिकली बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी किया जाता है, व्यू भी किया जाता है, रिव्यू भी किया जाता है, नई थ्योरीज भी आते हैं और डिफरेंट एंगल से एक ही बात, एक ही कॉन्सेप्ट को देखने का ट्रेंड में मिलता है, जिससे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और वैरायटी हमें पढ़ने में भी मिलती है, एकेडमिक्स में भी मिलती है, रिसर्च में भी मिलती है। और इसी तरह इंसान के दिमाग को जरा ओपन किया जाता है, कुछ नए एवेन्यूज हमारे सामने आते हैं और हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल वही व्यू है जो पोस्ट मॉडर्निस्ट का व्यू है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट का व्यू है, एंटी फाउंडेशनलिस्ट का व्यू है। और वो कहते हैं दुनिया को अब उस अंदाज से ना देखा जाए, दुनिया के नॉलेज को उस अंदाज से ना एक्सेप्ट किया जाए, दुनिया के नॉलेज को उस तरह से ना एडहियर किया जाए जैसा कि वो डिपेक्ट करवाया जाता है पावरफुल स्टेट्स, पावरफुल नेशन की वजह की तरफ से, बल्कि खुद ढूंढा जाए कि क्या वो नॉलेज रियलिटी बेस्ड है, क्या वो नॉलेज एक्सपायर तो नहीं हो गया, क्या हमें अब रिकंस्ट्रक्शन की तरफ तो नहीं जाना, डीकंस्ट्रक्शन की तरफ तो नहीं जाना। इसके ऊपर जो जनरल परसेप्शन है उसमें वो कहता है पोस्ट मॉडर्निज्म डिस्क्राइब्स द पॉलिटिकल एंड एस्थेटिक मूवमेंट्स दैट एग्जिस्ट्स disciplinary, social and narrative responses to the historical period defined as modernity। अगर आप देखें तो एस्थेटिक मूवमेंट की भी बात की गई है। एस्थेटिक मूवमेंट ऑब्वियसली बात है जबिल्लत फीलिंग से है, जिस तरह आपका आर्ट है, जिस तरह आपका कल्चर है, जिस तरह आपकी फिल्म है, जिस तरह आपका ड्रामा है, जिस तरह आपका आर्किटेक्ट है। इधर आप एक बिल्डिंग को भी देख रहे हैं। ये पोस्ट मॉडर्न अप्रोच है कि ये कंस्ट्रक्शन में एक नया ट्रेंड है, डिजाइन में एक नया ट्रेंड है, आर्ट एंड कल्चर में एक नया ट्रेंड है, फैशन में एक नया ट्रेंड है। तो ये उस चीज का रिएक्शन है जो हिस्टोरिकल पीरियड में मॉडर्निटी को डिफाइन करते थे कि नाउ इट इज मॉडर्निटी, नाउ इट इज अचीवमेंट, नाउ इट इज एडवांसमेंट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं नो, इससे भी आगे बहुत कुछ है, इल्म में भी इससे आगे बहुत कुछ है, साइंस में भी इससे आगे बहुत कुछ है, पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इससे आगे बहुत कुछ है। जिस तरह के रियलिस्ट का व्यू है कि दुनिया जो है ये अनार्किक है, न्यू रियलिस्ट कहते हैं। इसी तरह अगर न्यू लिबरल्स का व्यू देखें तो वो कहते हैं कि दुनिया जो है इसमें जो मेन एक्टर है, प्रेमिनेंट इंपॉर्टेंस है, वो स्टेट के पास ही है। पोस्ट मॉडर्निस्ट इससे आगे की बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं, आप इस एंगल से दुनिया को व्यू कर रहे हैं और जो नॉलेज दुनिया को दे रहे हैं उसमें हर जगह अनार्की आपको नजर आ रही है, क्योंकि आप एक लिमिटेड माइंडसेट के साथ एक लिमिटेड प्रिजन में बैठ के बात कर रहे हैं। हकीकत में दुनिया इससे भी आगे है, दुनिया अनार्किक नहीं। इसी तरह स्टेट का रोल उतना नहीं रहा वाईआर में जितना पहले था, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन ने एमएनसीज को, आईएफआईसीज को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन एसोसिएशंस को, सिविक सोसाइटीज को इतना एम्पावर कर दिया, मीडिया को इतना एम्पावर कर दिया कि अब वो इंटरनेशनल डिसीजंस पे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे, इंटरनेशनल इशू के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म का विद रेफरेंस टू जनरल परसेप्शन। वो कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ टर्म which describes the postmodernist movement in the arts, its set of culture, tendencies and associated cultural movements. It is in general the era that follows modernism। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि दुनिया आगे की तरफ बढ़ी, नया कल्चर आया, नया फैशन आया, टेलीविजन आया, कलर टेलीविजन आया, डिश एंटीना आया, केबल नेटवर्क आया, इंटरनेट आया, उससे आगे की दुनिया गई, एजुकेशन के स्टाइल बदले। आज हम ग्लोबल एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप हमें दुनिया के किसी भी कोने पे सुन सकते हैं। आज हम डिजिटल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में देख रहे हैं, आज हम ई मार्केटिंग को पढ़ते हैं, ई कॉमर्स को पढ़ते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट इसी तरह व्यू करते हैं दुनिया को। और जब ये इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिक्स में व्यू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है जितनी भी एग्जिस्टिंग थ्योरीज है उनको निगेट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे। अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट्स इंटरनेशनल रिलेशन में। ऑब्वियसली बात है पोस्ट मॉडर्निज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये जब इमर्ज किए गए 1950s में, तो दो पर्सनालिटीज का नाम लेना बहुत जरूरी, जिसमें एक जैक्वस डेरिडा है और दूसरे हैं माइकल फौकॉल्ट। ये दोनों बेसिकली कुलीग भी हैं और एक ही इंस्टीट्यूशन में फ्रांस में पढ़ते भी थे। और इनका ये कॉन्सेप्ट था कि मॉडर्निटी से आगे की बात की जाए, जो चीज हमें बता दी गई है वही कंप्लीटनेस नहीं है, वही कंप्लीट एग्जिस्टिंग ट्रूथ नहीं है, बल्कि ट्रूथ इससे आ गया और इसके आगे का सोचा जाए। तो आईआर में हम जिन कॉन्सेप्ट्स को पोस्ट मॉडर्निज्म में अंडरस्टैंड करेंगे, एक तो है इंटेलेक्चुअल प्रिजन का कॉन्सेप्ट, कि ज्यादातर जो इस वक्त के स्कॉलर हैं, जब इन्होंने थ्योरी सरफेस की 50 से 70s, वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रिजन के अंदर रह रहे हैं। और उस प्रिजन और उस जेल के अंदर क्या है कि जो रियलिस्ट है, न्यू रियलिस्ट है, वो उसी तरह सोचता है दुनिया को, जो न्यू लिबरल है वो उसी तरह सोचते हैं और इसी तरह दुनिया को आईआर और उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं और इसी तरह इसको परसीव करते हैं। और जो पावरफुल नेशंस है वो इसी नॉलेज को आगे
स्प्रेड करती हैं और इससे ही बेनिफिट हासिल करती हैं, इससे आगे का नहीं सोचती, इससे बाहर नहीं सोचती, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाती। इसी तरह ऑब्जेक्टिव ट्रुथ, ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ साइंस या सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव ट्रुथ की इंप्लीमेंटेशन है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के बारे में ये समझ सकते हैं हम कि बहुत सी चीजें वो जो साइंटिफिक प्रोसीजर से गुजरती हैं और हकीकत में स्टैटिस्टिक्स में नजर आती है, वही ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है और उसी को सच मान लेना चाहिए, रादर देन किसी नई चीज को मीनिंग नहीं देनी चाहिए, किसी नए इवेंट को मीनिंग नहीं देनी चाहिए, अपनी परसेप्शन नहीं देनी चाहिए। जो दुनिया में हो रहा है, जो साइंस में हो रहा है, जो सोशल साइंसेज में हो रहा है, ये जो एग्जिस्टिंग ट्रुथ्स हैं वो सरफेस हो चुके हैं और यही रियलिटी है। नॉलेज सब्जेक्टिव ट्रुथ की भी फिर बात करते हैं। सब्जेक्टिव ट्रुथ विद सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, जिसको हम हार्मेन्यूटिक कॉन्सेप्ट कहते हैं या डबल हार्मेन्यूटिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि जो ऑब्जर्वर है वो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड को और उसके नॉलेज को अपने जाविये से देखता है और उसको खुद कोई मीनिंग देता है। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि कुछ सोसाइटीज में हमें कल्चर नजर आता है कि पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और कुछ जगह पे हमें नजर आता है कि मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, कुछ जगह पे हमें नजर आता है वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो जो पोस्ट मॉडर्निस्ट कॉन्सेप्ट है या एंटी फाउंडेशनलिस्ट या पोस्ट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं ये मीनिंग है, हम जैसे मर्जी मीनिंग दे दें। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 9/11 के जो अटैक है उसको पूरी दुनिया की इनसिक्योरिटी से रिलेट कर दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी सरजमीन पर होने वाले उस हादसे को पूरी दुनिया पर फैला दिया और कहा कि पूरी दुनिया अब इसके खिलाफ जंग लड़े। अब ये मीनिंग उन्होंने इसको दे दिए। अब वो कहते हैं ये एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, सब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं, बल्कि पोस्ट मॉडर्निस्ट इसको कहते हैं सब्जेक्टिव ट्रुथ है। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ इसको मीनिंग दिए, दुनिया में किसी और रियासत इसको किसी और मीनिंग से देखती है। जिस तरह वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट, आपके लिए अगर वो फ्रीडम फाइटर है, किसी और के लिए वो टेररिस्ट भी हो सकता है। नॉलेज एज कॉग्निटिव फैक्टर्स, नॉर्मेटिव फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, आईआर में हम इसको भी देखेंगे, क्योंकि जो माइकल फुकॉल्ट है और जैक्वस डेरिडा है, ये बेसिकली पावर और नॉलेज की इंटरप्ले की बात भी करते हैं, और इन दोनों के मिलने के बाद दुनिया किस तरह डील की जाती है इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो पावर एंड नॉलेज के ऊपर भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आईआर के कॉन्सेप्ट्स में अगर देखा जाए तो जो ओरिजिन है पोस्ट मॉडर्निज्म का, ये ग्रुप ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैक्वस डेरिडा एंड माइकल फुकॉल्ट, उनके एक कुछ लोगों का आपस में एक कॉन्सेप्ट्स थे और ये सेम यूनिवर्सिटी के ही ग्रेजुएट है, आपस में कुलीग है। वो बेसिकली उस वक्त उस दौर के एग्जिस्टेंशियलिज्म के खिलाफ थे, जो उस वक्त चीजें मौजूद थी और उसी हालत में मौजूद थी और उसी को सब कुछ ट्रुथ समझा जाता था, जिसको ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कहा जाता था, ये उसके खिलाफ थे। इंटरनेशनल रिलेशन में भी चीजों में जो कुछ जैसा है वैसे ही चलेगा, इन्होंने उसको मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बात है, ये दौर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। पोस्ट मॉडर्निज्म इमर्ज इन फ्रांस इन अर्ली 1950s, फौरी तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ऑल्दो इट एंटर्ड इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इन अर्ली 1980s, 70s और 80s के आराम में चला गया। इट मस्ट बी मेड क्लियर दैट एट द आउटसेट that the term postmodernism was never used by its proponents, यानी डेरिडा ने या फुकॉल्ट ने ये टर्म यूज नहीं की, rather they preferred to use the term post structuralism and deconstructionism। deconstructionism या post structuralism की बात ये करते हैं कि अगर कोई चीज बन गई है तो उसके आगे की बात करें, या जो एग्जिस्टिंग फिनोमेना हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं, अब उन कॉन्सेप्ट को छोड़े और उसकी जगह नए कॉन्सेप्ट आए, नए फैशन आए, नए ट्रेंड्स आए पॉलिटिक्स में। However, the coinage postmodernism became increasingly acceptable throughout the world since the mid of 1970s, possibly due to the proponents' attack on what we termed as modernism after the Second World War। Obviously बात है, modernism को जब आप काउंटर करते हैं तो जिस टर्म से करते हैं तो वो एज ए पोस्ट मॉडर्निज्म ही दुनिया में मशहूर हो जाए। Postmodernism entered into the study of IR through the work of different other scholars, जिसमें रिचर्ड एशले हैं, जेनी एटकिंस हैं, कैंथिया वेबर हैं, रॉब वॉकर हैं एंड डेविड कैम्पबेल हैं। आज स्टूडेंट्स, पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर एक व्यू होल्ड करते हैं कि जो स्कॉलर्स थे उस वक्त के, वो अपने कॉन्सेप्चुअल प्रिजन्स के अंदर रह रहे हैं और उस प्रिजन से बाहर नहीं निकलना चाहते, या वो जिस तरह से दुनिया को देख रहे हैं उस अप्रोच से ही देखना चाहते हैं, रादर देन दुनिया बदल चुकी है, दुनिया को किसी और तरीके से देखना चाहिए।
The most notable conceptual prism is that of the modernity itself and the idea that modernization leads to progress and an important life for humanity. तो वो कहते हैं उसमें सबसे बड़ा कंसेप्चुअल प्रिजन उस वक्त के स्कॉलर्स का ये था कि वो मॉडर्निटी को सबको समझते थे और कहते थे हमने जो हासिल करना था वो कर लिया, अब हम एक नए दौर में, एक नए राह में चले गए और इसने अब इंसानी जिंदगी को बेहतर से बेहतर करना शुरू कर दिया और इसमें जो रूल्स सेट हो चुके हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल है या फैशन के ट्रेंड्स के, अब उस पर अमल करना है तो इंसान आगे जा सकता है. फॉर द पोस्ट मॉडर्निस्ट नॉलेज इज नॉट सिंपली अ कॉग्निटिव फैक्टर. ऑब्वियस सी बात है, कॉग्निटिव फैक्टर सिर्फ नॉलेज नहीं है, क्योंकि इससे पहले के लोग नॉलेज को एक कॉग्निटिव फैक्टर समझते हैं. कॉग्निटिव फैक्टर ये होता है कि जो सिर्फ आपको प्रोग्रेस दे सके, एक ऐसा फैक्टर जो आप में अंदर इंप्रूवमेंट ला सके, एक ऐसा फैक्टर जो आपके अंदर रीजनिंग पैदा कर सके. तो नॉलेज ये चीजें करती है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट का मानना है कि नॉलेज इससे भी आगे आपको फायदा दे सकते हैं. सिर्फ आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपने आप को ग्रूम नहीं कर सकते, सिर्फ आप लर्निंग नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती, बल्कि इससे आगे भी आप जा सकते हैं. और वो क्या बात है, नॉलेज इज ऑल्सो अ नॉर्मेटिव एंड पॉलिटिकल फैक्टर. अब नॉर्मेटिव फैक्टर क्या होता है, आप अगर देखें तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स मेक क्लेम्स अबाउट हाउ थिंग्स शुड और ऑट टू बी, हाउ टू वैल्यू देम. ये नहीं कहते कि ये चीजें ऐसी हैं. नॉलेज इज नॉट अ कॉग्निटिव फैक्टर कि ये चीज ऐसे है, इसको पढ़ लो, समझ लो और इस पे अमल करना शुरू कर दो. बट नॉलेज तो उसका नॉर्मेटिव और पॉलिटिकल फैक्टर भी देता है कि ये ऐसी क्यों है, इसको ऐसा क्यों होना चाहिए था, ये ऐसी क्यों नहीं है, दुनिया ऐसी क्यों है जिसमें मैं रहता हूँ, दुनिया में कौमें जंगें क्यों करती हैं, ये जंगें क्यों नहीं खत्म हो रही, ये जंगें कैसे खत्म हो सकती है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का हल क्या है. ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में या आप सिस्टम थ्योरी में पढ़ते हैं, कोर, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कोर है, सेमी पेरिफेरी है, पेरिफेरी है, दुनिया की डिवीजन ऐसी क्यों है, अगर है तो ये बदल क्यों नहीं रही, ग्लोबलाइजेशन अपना रोल क्यों नहीं प्ले कर रही, क्या ये सब कुछ जो हमें बताया और दिखाया जा रहा है धोखा है, सच्चाई है, इसमें हकीकत किस हद तक है. तो नॉलेज तो इस हद तक आपको आगे लेके जाती है. which things are good or bad, which actions are right or wrong, normative statements and norms as well as their meanings are integral part of human life. जब तक इंसान इन चीजों को नहीं समझता, इंसान आगे नहीं जा सकता. इंसान को इनके जवाब चाहिए और इंटरनेशनल रिलेशन में भी इसके जवाब चाहिए. कौमें क्यों जंग की तरफ जाती, जंग खत्म क्यों नहीं हो पाती. आज तक इस दौर में रियलिज्म और आइडियलिज्म या लिबरलिज्म ने जो कंट्रीब्यूशन दी, उससे दुनिया को क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ, क्या हमें अब इन कंट्रीब्यूशन या इनकी इन थ्योरीज की और इम्पोर्टेंस है, इसकी जरूरत है दुनिया में, यानी है इसकी रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए. इस तरह से नॉलेज तो इस सतह पर काम करती है, सिर्फ एक कॉग्निटिव फैक्टर नहीं है. अकॉर्डिंग टू फोकॉल्ट, माइकल फोकॉल्ट की बात हो रही है, वो कहते हैं पावर एंड नॉलेज, अब पावर और नॉलेज आर म्यूचुअली सपोर्टिव, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. अब होता क्या है, जो पावरफुल कौमें होती हैं वो अपने बेनिफिट के लिए नॉलेज को यूज करती हैं और वो वाला नॉलेज स्प्रेड करती हैं जो उनके कॉन्सेप्ट को बेनिफिट दे. अगर दुनिया में पावरफुल कौमें रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रही हैं तो वो रियलिस्ट कॉन्सेप्ट के जरिए नॉलेज और रियलिस्ट नॉलेज को ज्यादा सरफेस करेंगे, मीडिया पे सरफेस करेंगे, एकेडमिया में सरफेस करेंगे, प्रिंट मीडिया में सरफेस करेंगे, स्कॉलरली वर्क में सरफेस करेंगे, क्योंकि वो उनके अजाइम को फायदा देता है. एनार्की का कॉन्सेप्ट वो सरफेस करेंगे क्योंकि नॉलेज और जो पावर है यानी पॉलिटिक्स है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. जब आप पॉलिटिकली पावरफुल होते हैं तो आप उसी नॉलेज को प्रमोट करते हैं जो आपकी पावर को सेव करता है. And they directly imply one another. It is therefore important to see how activities concerning power fit in with the social and political issues in the world. तो सबसे important concern ये है कि आपको उन तमाम एक्टिविटीज को देखना है जो कि किसी पावर से रिलेटेड है और किस हद तक उनका जो नॉलेज है, जो डिस्प्ले किया जा रहा है उससे रिलेटेड, वो उसको सपोर्ट कर रहा है और रियलिटी में क्या हकीकत में वो चीज वैसे है भी या नहीं. जिस तरह आजकल आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सीरियस से मुतालिक जो कुछ दिखाया और बताया जा रहा है कि जिस तरह दुनिया में नॉलेज को जिस तरह प्लेस किया जा रहा है, जिस तरह फ्रंट पे किया जा रहा है, जिस तरह विंडो ड्रेसिंग की जा रही है, क्या चीजें ऐसी हकीकत में एग्जिस्ट कर रही हैं, और अगर ऐसी हैं और नहीं है और ऐसी बताया जा रहा है और इस बताए के मानने जाने के बाद तो किस कौम को या किस पावर को फायदा हो रहा है. Postmodernists are critical of the classical liberals like Kant, who believe knowledge is an enlightenment and something like that. They are also critical of contemporary positivists who believe in the objective and superiority of science. Obviously बात है, साइंस सुपर नहीं है. साइंस साइंटिफिक मेथड से जाती है, ऑब्जर्वेशन होते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, एनालिसिस होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, उसको रीचेक किया जाता है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर प्रूवन एक्सपेरिमेंट को बार बार करके लॉ बनाया जाता है. माना
लेकिन जो चीज साइंस प्रूव ना करे या जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग में ना है, तो क्या वो नॉलेज नहीं है? वो भी तो नॉलेज। और बहुत से ऐसे सोशल फिनोमेना हैं जहां पर साइंटिफिक नॉलेज फिट ही नहीं बैठता, साइंस उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है, वो नॉलेज ऐसा है जो सोसाइटी के डिफरेंट, और पॉलिटिक्स का नॉलेज, इंटरनेशनल रिलेशन का नॉलेज, कॉमों का एक दूसरे के साथ इंटरनेशनल अरीना में बिहेव करने का नॉलेज। ये कोई स्टैटिस्टिकल डाटा तो नहीं है, ये कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो नहीं है कि जो आप कर लेंगे और साइंस के थ्रू उसको प्रूव भी कर सकते हैं। फिटन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो सुपीरियरिटी सिर्फ साइंस की नहीं है। Both liberals and positivists believe in the advancement of human knowledge, with postmodernists find limited and narrow akin to a prison. पॉजिटिविस्ट और लिबरल्स का मानना ये है, या फाउंडेशनलिस्ट का मानना ये है कि नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया और इंसान को बड़ा फायदा दिया। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट एंटी फाउंडेशनलिस्ट हैं और पोस्ट पॉजिटिविस्ट हैं। तो ये पॉजिटिविस्ट की बात नहीं मानेंगे और फाउंडेशनलिस्ट की बात नहीं मानेंगे। इनका मानना ये है कि जो फाउंडेशनलिस्ट हैं या पॉजिटिविस्ट हैं या मॉडर्निस्ट हैं या लिबरल या आपके रियलिस्ट हैं, वो नॉलेज की जो डेफिनेशन आपको देते हैं वो डेफिनेशन आज की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। आज उसकी नई डेफिनेशन है। और दूसरी बात, जिस एडवांसमेंट को ये एडवांसमेंट कहते हैं और इस एडवांसमेंट ने इंसान को बड़ा फायदा दिया है, वो इसको अग्री भी नहीं करते। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये तो वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रिजन में बैठे हैं और उस जेल खाने में बैठ के वो उसी चीज को समझ रहे हैं, और उस जेल से, इंटेलेक्चुअल प्रिजन से चूंकि वो बाहर ही नहीं आ पा रहे, वो अपने ही जहन, अपनी ही सलाहियत, अपनी ही सोच से बाहर किसी सोच को सोचना चाहते हैं, तो वो बाहर की दुनिया को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह वो किसी प्रिजन में। एक्सप्लेनेशन हम अगर देखें तो पोस्ट मॉडर्निज्म इन आईआर इमर्ज इन 1980s, और फिर हमने देखा कि फर्दर फ्रांस के अंदर एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट यूरोप में था उसके अगेंस्ट ये 80s में सरफेस होती है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक प्रॉपर टर्म नहीं है जो उसके थिंकर ने यूज की थी, ये बेसिकली क्रिटिक है मॉडर्निज्म का, तो इसलिए आज पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। पोस्ट मॉडर्निज्म चैलेंज द नोशन दैट नॉलेज इज इटर्नल एंड लीड्स टू प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नॉलेज इटर्नल नहीं है, जो एक चीज प्रूव हो गई उसके बाद भी तजर्बा करके उसको डिसअप्रूव भी किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है और किसी एक नॉलेज पे आप स्टिक नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया के बदलने के साथ चीजों की मीनिंग भी बदल जाते हैं, पॉलिटिक्स के मीनिंग भी बदल जाते हैं, उसके यूज के मीनिंग भी बदल जाते हैं। वर्ल्ड के साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ आज बहुत सी चीजों के मीनिंग बदल गए। जिस तरह जंग के मीनिंग बदल गया, पहले जंग के बारे में समझाया जाता था कि जंग इंसान आपस में लड़ते हैं, हथियारों से लड़ी जाती है। आज आप देखें तो हम 5th जनरेशन वॉरफेयर में, जहाँ इकोनॉमी की जंग है और मीडिया की जंग है। आप फेस टू फेस कौमों से नहीं लड़ रहे, आप हमले नहीं कर रहे, लेकिन इकोनॉमिक आप फाइट कर रहे हैं। आप बेस्ट रेट लेते हैं मार्केट से, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, अपने बाकी हरीफों से आगे निकलने के नए तरीके करते हैं, अलायंसेस बनाते हैं। और इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए अपनी अच्छी सच्ची इंफॉर्मेशन हो या झूठी इंफॉर्मेशन हो, उसको सरफेस करके लोगों के माइंड्स और दुनिया के माइंड्स को पहले से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल तो 5th जनरेशन वॉरफेयर है। वॉर का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू इट, नॉलेज इज इंटीमेटली लिंक्ड टू पावर, नॉट नॉलेज इज इम्पार्शियल। इसलिए जब किसी भी चीज का नॉलेज आपको दिया जाए, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, जब भी कोई लिटरेचर आपको दिया जाए, जब भी कोई बड़ी किताब लिखी जाए, जब भी कोई बड़ा कॉन्सेप्ट सरफेस किया जाए, तो ये याद रखिएगा कि ये किसी पावरफुल की चाल तो नहीं है। क्या वो अपनी उस चीज को इस तरह से प्रेजेंट और सरफेस करके अपने मकासद और अंजाइम तो नहीं हासिल करना चाह रहा, क्योंकि नॉलेज तो यूज भी किया जा सकता है ना। और किसी भी नॉलेज को हतमी नॉलेज मानने से भी आपको नुकसान हो सकता है। बेशक उसको दुनिया की बड़ी एकेडमिया, बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़ी यूनिवर्सिटीज और बड़ी सुपर पावर्स नॉलेज कह रहे हो, क्या पता उसके पीछे कुछ और वो डिसीव कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्निस्ट का, ये मानना है। पोस्ट मॉडर्निज्म बिलीव इन deconstruction, a process to challenge and unsettle accepted ideas and to give fresh insights to the stable ideas। ये तो आजकल बड़ा प्रेवलेंट है दुनिया में, वेस्ट में भी, आजकल इंडिया पाकिस्तान में भी है, साउथ एशिया में भी है कि अब पुरानी चीजों को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अब नई चीजों की बात हो रही है, आपकी पॉलिटिक्स में नई चीजों की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में वन विंडो ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं, आपकी टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो गई कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बदल गए हैं। अब एग्जामिनेशन का कल्चर बदल गया, एग्जामिनेशन का जो स्टाइल ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन थे वो मॉडर्न हो चुके हैं, असेसमेंट के तरीके मॉडर्न। तो वो तो बड़ी खूबसूरत बात ये कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग और प्रेवलेंट जो चीजें हैं, जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, वैसे भी उनको खत्म हो जाना चाहिए, उनकी जगह नए आइडियाज आने चाहिए, नए सोच आनी चाहिए, नई जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सरफेस होने चाहिए और पुरानों को डीकंस्ट्रक्ट करना चाहिए।
It challenged accepted theories in IR, जैसे हम बात कर चुके liberalism है, realism, and held that these theories were biased and by personal preferences of the protagonists. जो इसको प्रेजेंट करते थे उनका बाइस थी, वो जैसा सोचते थे या वो जैसा दुनिया को बनाना चाहते थे उन्होंने उसी को सरफेस किया। ये दोनों थेरीज ही गलत हैं, क्योंकि थेरी वो होती है इंटरनेशनल रिलेशन में जो बाइसनेस के खिलाफ हो, तो इसमें तो इनके अपने बाइसेस और अपनी प्रेजुडिस शामिल थी। It challenged the liberal view that the idea of a state sovereignty is an important subject category of IR. New forms of political community and identity can emerge beyond the nation of sovereign states. आज हम ग्लोबलाइजेशन में देखते हैं कि सिर्फ नेशन स्टेट ही सब कुछ नहीं रही, और भी बहुत से आइडियाज, बहुत सी चीजें आ गई और बहुत सी ऐसी पार्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट से बाज का ज्यादा ताकतवर हमें नजर आती हैं। इकोनॉमिक डील्स होती हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल और इंटरनेशनल जो अलायंसेज हैं, फाइनेंशियल हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो, वो बड़ा इन्फ्लुएंस करना शुरू हो गया। डेमोक्रेसी, सॉवरेन स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन एज एडवांस्ड बाय modernists are not compatible with one another and these are inadequate to analyze contemporary IR। बड़ी खूबसूरत बात है, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। वो कहते हैं डेमोक्रेसी, जमहूरियत, स्टेट की सॉवरेनिटी यानी इक़्तिदार आला और ग्लोबलाइजेशन, ये सारे के सारे मॉडर्निस्ट ने कॉन्सेप्ट सरफेस किए हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया इंटरट्वाइंड होगी, इंटरलिंक्ड होगी है। तो जब दुनिया इंटरलिंक्ड होगी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हो गई है, तो अब स्टेट अगर किसी और मुल्क के साथ ताल्लुक ना भी बनाना चाहे तो उसके डेमोक्रेटिकली जो रिप्रेजेंटेटिव है उन पे उस डेमोक्रेसी यानी उस जमहूर का प्रेशर आएगा कि आप ये काम करें, आप ये काम फॉरेन पॉलिसी में ना करें, तो फिर उनकी सॉवरेनिटी कहाँ चलेगी, स्टेट के डिसीजन कहाँ चलेंगे। स्टेट के ऊपर तो अब इन्फ्लुएंस हो रहा है, और इन्फ्लुएंस कौन कर रहे हैं, वो डेमोक्रेटाइज्ड इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स कर रहे हैं। तो वो कहता है ये तो टर्म्स वैसे ही एक दूसरे की कंपैटिबल नहीं। क्रिटिसिज्म इसके बारे में बड़ा टेक्निकल, वो कहता है बट देयर आर आल्सो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पोस्टमॉडर्निज्म। फॉर एग्जांपल, इफ एवरी थियरी इज प्रेजुडिस्ड बाय पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑफ इट्स थिंकर्स, व्हाट अबाउट पोस्टमॉडर्निज्म थियरी। वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि रियलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, न्यू लिबरलिज्म हो, ये तो प्रेजुडिस है, ये तो माइंड ही उनका बहुत ज्यादा एनवियस था। उन्होंने अपनी जो प्रेजुडिस थी, अपनी जो फीलिंग्स थी, बाइसनेस की, वो इसमें डाली हुई है। तो क्या किस चीज की गारंटी है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी जो इन सबको खत्म करना चाह रही है, रिकंस्ट्रक्ट करती है, नए आइडियाज, नई चीजों की बात करती है, एंटी फाउंडेशनिस्ट है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, नई चीज की बात करती है, वो बाइसिस पे से मुकर्रा हो, क्या पता। ऐसा भी तो हो सकता है ये भी एक बाइस्ड अप्रोच हो, और ये बाइस्ड अप्रोच है जो एग्जिस्टिंग चीजों को आप चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब उसके खिलाफ आप बाइस्ड हैं, आप न्यूट्रल व्यू तो नहीं दे रहे। क्रिटिसिज्म, दूसरा क्रिटिसिज्म इसमें किया जाता है, इट इज ऑब्वियस अबव बाइस और प्रेजुडिस, तो क्या ये बाइस और प्रेजुडिसनेस से ऊपर है? इफ नॉट देन व्हाई वुड वी एक्सेप्ट इट। अगर ये बाइस है या कुछ हद तक बाइस है, तो पिछली भी बाइस थी, पिछली भी सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, पिछली भी थ्योरीज न्यूट्रल नहीं थी, तो हम इसको फिर क्यों एक्सेप्ट करें, इसको भी डीकंस्ट्रक्ट क्यों ना कर दिया जाए। पोस्ट मॉडर्निज्म एक्चुअली रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलिंग इन द ट्रैप क्रिएटेड बाय इट्स थिंकर। ये असल में अपने ट्रैप में फंस गए हैं। मसलन मोर ओवर द प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इज नॉट बियॉन्ड क्वेश्चन। ठीक है, आप पुरानी थ्योरीज को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फिर एक दौर ऐसा आएगा कि पोस्ट मॉडर्निज्म को भी डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसी बात होगी कि ये भी आउटडेटेड हो जाएगी, इसको भी आपको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। This would simultaneously bring unending confusion in your analysis. Further, postmodernists in IR rejected narrative and meta-narrative and accused liberals and neo-realist thinkers of using meta-narrative. Narrative और meta-narrative माँ बाप की बात, तो ऐसी बातें, ऐसे narrative build कर देना जो किसका हकीकत से ताल्लुक ना हो, या tangible ना हो, या existing उस तरह से हो ना, लेकिन प्रेजेंट कर दीजिए। इस तरह बहुत से narrative पेश किए गए हैं, स्टेट सॉवरेनिटी से लेके, ह्यूमन नेचर से लेके, एनार्किक वर्ल्ड से लेके, कॉन्फ्लिक्ट की परमानेंस से लेके, वॉर की इनएविटेबिलिटी से लेके, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट के रोल से लेके। तो वो कहते हैं कि ये जो नैरेटिव और मेटा नैरेटिव है, इसको भी रिजेक्ट करता है। येट देयर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अर्लियर थियरीज इन द डिसिप्लिन वर नॉट dissimilar to the meta narratives as they reached certain conclusion which they also wanted to establish as facts। तो वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, वो कहते हैं ये हकीकत है, क्योंकि हम इसको हकीकत कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको नए जाविये से देख रहे हैं, इस तरह दुनिया वैसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आर्ट, कल्चर, बिजनेस, दुनिया के सिविलाइजेशनल ट्रेंड्स,
फैशन में देखा जाए तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक नया चेंज लेकर के आई, लेकिन आईआर में अगर देखा जाए तो इसने क्रिटिसाइज किया है। कुछ हद तक इसका क्रिटिसिज्म बेहतर इसलिए भी है कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के खिलाफ है। जो नॉर्म्स, जो वैल्यूज, जो नॉलेज एक चला आ रहा है और वही सब उसी पे चल रहे हैं और उसी को सच मान रहे हैं, कम से कम ये उसको रिबट जरूर करती है। स्टूडेंट्स होप थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेक्निकल है आज का लेक्चर। आप जॉन बैलेस को पढ़ेंगे, अनीक चटर्जी को पढ़ेंगे, प्रकाश चंद्रा को पढ़ेंगे और रॉबर्ट जैक्सन को पढ़ेंगे। 4 लिटरेचर है, 4 किताबें हैं, उसमें डिफरेंट वे से पोस्ट मॉडर्निज्म के यही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इन डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, थ्योरी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।